हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंटेरियंस के ओथ और एफर्मेशंस के बारे में। जब वो आते हैं अपनी कुर्सी पर तो किस प्रकार से वो शपथ लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हर एक जो मेंबर होता है किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का, फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो, अपनी सीट संभालने से पहले, यानी कि चुनावी प्रक्रिया के बाद जब वो हाउस में एंटर कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव हाउस में, जिस भी हाउस के लिए वो इलेक्ट हुए हैं, वहां पर उनको एक ना उनका सबसे पहले एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी। इसमें वो एक ओथ और एफर्मेशन, मतलब एक पर्सन उनके बगल में खड़ा रहता है जो कि उनके लिए एक पर्चे पे कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। अभी हम जानेंगे वो पर्सन कौन है, क्या है। और वो पर्सन एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ओथ और एफर्मेशंस दिलवाते हैं, एक रीड आउट वो करते हैं बगल में खड़े होकर, जैसे जैसे जो जो प्रेसिडेंट बोलते रहे हर एक एमपी को वो वाली चीज़ बोलनी पड़ती है। अगर प्रेसिडेंट उस दौरान मौजूद नहीं है हमारे देश में, वो गए हुए हैं बाहर किसी फॉरेन ट्रिप पर, या सीट वेकेंट है, बीमार हैं या मर चुके हैं, किसी भी रीजन की वजह से, एक्सवाइजेड रीजन की वजह से अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति किसी अन्य पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। ठीक है, लेकिन ये अपॉइंट कौन करेगा? अगर राष्ट्रपति खुद नहीं है तो ये अपॉइंट कौन करेगा? उस किसी अदर पर्सन को प्रेसिडेंट खुद। ठीक है, ये खुद बोल जाते हैं कि मेरी जगह पर ये शपथ ग्रहण समारोह में सारे सांसदों को शपथ दिलवा देगा। ठीक है, अपनी ओथ और एफर्मेशन में एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो कसम खाते हैं कि वो भारत के संविधान को पूरी मर्यादा के साथ फॉलो करेंगे और वैसे ही अपना कार्यकाल जो है उसके प्रिंसिपल्स को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए संभालेंगे, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल रखेंगे और अपनी जो ड्यूटी है वो फुली तरीके से डिस्चार्ज करेंगे। जिस गद्दी पर वो बैठने वाले हैं, जिस सीट पर वो बैठने वाले हैं, सांसद बनने वाले हैं, उसमें पावर का जो है मिसयूज नहीं होगा और उनको पता है कि उनको अपने कैसे दायरे के अंदर रहकर काम करना है। इन सब चीज़ों की शपथ खाई जाती है। ठीक है, सब झूठी झूठी बातें हैं। ठीक है, अनलेस अ मेंबर टेक्स अ ओथ, ये एक ना नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है कि हमने प्रेसिडेंट को खड़ा कर दिया या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड है और वो शपथ ग्रहण समारोह में सांसदों को शपथ दिलवा रहा है। ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। जब तक कोई एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शपथ नहीं ले, ठीक है, तो शी और ही कैनॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। दो बंदिशें उसके ऊपर हो जाएंगी। आपको एक सिचुएशन ये आ सकती है एग्जाम्स के अंदर कि ओथ नहीं ली है किसी एक एमपी ने, तो वो इनमें से क्या क्या कर सकता है। अभी जब तक ओथ नहीं ली है, ना ही वो किसी हाउस में किसी बिल प्रोसीडिंग्स वगैरह पे, किसी रेजोल्यूशन पे वोट कर सकता है, और वोट तो छोड़ो, वो हाउस की किसी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। ठीक है, और जितनी भी एक एमपी बनने के बाद, एक सांसद बनने के बाद जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वगैरह मिलती हैं, ये अभी हम देखेंगे क्या क्या होता है, और जो इम्यूनिटीज मिलती हैं। इम्यूनिटी मतलब वही आप जानते हो कि बिजली का बिल फ्री होना, गाड़ी मिलना, बंगलो मिलना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें के अगर वो ऐसा कुछ पार्लियामेंट में कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी उन्होंने इशू रेस करा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये भी हम जानेंगे। तो हर एक पर्सन को जो कि एमपी बन जाता है उसको कुछ कुछ प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज मिलती हैं। जब तक शपथ नहीं ली है ना, संविधान की शपथ नहीं ली है। संविधान की शपथ इज जस्ट लाइक कि आप गीता कुरान पे रख के अगर आप शपथ खा रहे हो आप अपने किसी एक कर्तव्य के लिए, तो ये आपका जो कर्तव्य है एक सांसद बनने का, देश में पॉलिसी मेकिंग की दिशा में, लॉ मेकिंग की दिशा में एक अहम कदम रखने का, कि उस पॉलिसी मेकिंग में जितने भी लोग हैं उसमें से आप भी एक अहम पिलर हो। अगर इस चीज़ की शपथ नहीं खाई है, संविधान की मर्यादाओं का, उसकी डिग्निटी का, अपनी ड्यूटी जो है वो हम संविधान के दायरे में रहकर फॉलो करेंगे, देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का पालन करेंगे, तो ना वोट हो सकता है, ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो लोग हाउस की प्रोसीडिंग्स में, एमपीज, ना उनको कोई प्रिविलेजेस मिलेगी, ना कोई इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हो गया, ये सब चीज़ें छीन ली जाएंगी पर्सन का यहाँ। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कोई करता नहीं है वैसे, लेकिन ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अ पर्सन इज लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपए प्रतिदिन। एक दिन के 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर उन्होंने ओथ नहीं ली है और बेशर्मी में आके, जैसे उसमें लिखा हुआ ना, ही और शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। इमेजिन कर लो, जबरदस्ती कोई एक सांसद जो है इलेक्शंस के थ्रू आ तो गया, वो उसने ओथ नहीं लिया, जबरदस्ती मतलब लड़ भिड़ कर उधर बैठ रहा है। ठीक है,
किसी भी एक हाउस में, तो जितने दिन वो बैठेगा ना 500 रुपये एक दिन की पेनल्टी लगेगी। और अगर उसने जानबूझ के अगर वोट करा या फिर कोई ऐसा अगर उसके उसके थ्रू अगर कोई एक ऐसा एक्शन होता है, बैठा हुआ है वहां पर और वोट करने का ट्राई कर रहा है, तो 500 रुपये पेनल्टी लगेगी एज अ मेंबर इन अ हाउस। किस किस कंडीशन में? A person is liable to a penalty of 500 rupees for each day he sits or vote as a member in a house in the following conditions: before taking or subscribing to the prescribed oath or affirmation। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन ये कि जब उसने ओथ नहीं लिया है। इसके अलावा ये तो अभी हम सब कुछ ऊपर से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो दूसरी कंडीशन, जब उसको पता है व्हेन शी और ही नोज दैट वो क्वालिफाइड नहीं है और दैट ही और शी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इट्स मेंबरशिप। अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया ना, डिस्क्वालिफिकेशन के जो हमने ग्राउंड्स पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू या डिफेक्शन के थ्रू, ठीक है, अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गए या फिर किसी भी वजह से अगर वो अब क्वालिफाइड नहीं रहे, एक ही बात है वैसे तो, एक ही बात है, जब क्वालिफाइड नहीं है तो डिस्क्वालीफाइड ही है एक तरीके से, ठीक है, या होने के बावजूद भी अगर वो सांसद थे और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो अगर फिर भी आगे बेशर्मी में बैठ रहे हैं हाउस में, तो यहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है कि पुलिस वगैरह पकड़ कर आएगी और फिकवा देगी हाउस से बाहर। 500 रुपये एक दिन का जुर्माना लगेगा। ऐसा किसी ने करा नहीं है वैसे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो हर एक जो पर्सन है ज़्यादातर अगर कोई ऐसी बदतमीजी करना चाहेगा वो किसी ना किसी पार्टी से तो बिलोंग कर रहे हैं, फिर उस पार्टी की छवि खराब होती है। निर्दलियों की वैसे भी हालत ख़राब रहती है कि भैया वो इतनी मुश्किल से तो निर्दलीय होकर आए हैं, ठीक है, वो किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, तो ऐसी काय को पंगेबाजी करनी। ये सिर्फ एक संविधान निर्माताओं ने लिखी है ये सब चीज़ें कि अगर इन केस किसी के दिमाग में ऐसा एक बचपना है या इसको कैसा किसी को ऐसा एक लड़कपन दिखाना है या फिर बदतमीजी करनी है अगर ऐसी, तो उसको 500 रुपये का जुर्माना किन किन प्रतिदिन 500 रुपीज़ ईच डे जुर्माना किन किन कंडीशंस में लग सकता है। तीसरा, जब उस पर्सन को पता है व्हेन शी और ही नोज दैट शी और ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग इन द हाउस बाय वर्च्यू ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ। देश में अगर कोई ऐसी स्थिति है जहां पर कोई भी एक संसद के द्वारा पास करा गया कोई ऐसा कानून जो कि लागू हो रखा है और उसमें जो जो कंडीशंस लगाई गई हैं उन कंडीशंस के तहत ये पर्सन इन एलिजिबल हो गया है उस हाउस में बैठने से या वोट करने से, तो यानी कि अगर पर्सन उसके बाद भी बदतमीजी कर रहा है तो यानी कि वो कुल मिलाकर एक लॉ का उल्लंघन कर रहा है, एक लॉ को वॉयलेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है अगेन उस पर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। याद रखना, जो हम ओथ और एफर्मेशन का जो टॉपिक कर रहे हैं दोस्तों, उसमें ओथ और एफर्मेशन ना लेने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है, लेकिन उसके अलावा 2 कंडीशंस और हैं, डिस्क्वालिफिकेशन वाली और किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ के अंतर्गत अगर किसी मेंबर को उस हाउस में अपने पर्टिकुलर हाउस में बैठने से या वोट करने से वंचित करा गया हो तो भी वो क्या कहते हैं, उनको 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है। अब ये तो हो गई पार्लियामेंट की बात, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 टॉपिक कर लिए, एक हो गई ओथ और एफर्मेशन वाली बात और एक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करा था वेकेटिंग का सीट्स। अब हम स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ चलते हैं एक बारी, और स्टेट लेजिस्लेचर में हम एक बारी देखते हैं किन किन कंडीशंस में सीट्स वेकेट हो सकती है। पहले वेकेशन वाला टॉपिक कर लेते हैं वो भी, क्योंकि पार्लियामेंट वाले चैप्टर में ये पहले था। इन द फॉलोइंग केसेस अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वेकेट्स इट्स सीट। वो सेम चीज़ें हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर आके दिखाऊं, यहाँ पर डबल मेंबरशिप की बात हो रही थी जैसे पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर भी एक जो पर्सन है वो मेंबर नहीं हो सकता दोनों हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का सेम टाइम पर। यानी कि अब ये तो देखो, ये जो दोनों हाउसेज लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर का सेम टाइम पे नहीं हो सकता, यहाँ पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हो कि ज़्यादातर जो राज्य वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, उनमें सिंगल हाउस है, वो यूनिकैमरल स्ट्रक्चर के हैं, और 6 राज्य सिर्फ ऐसे हैं जहाँ पर 2 हाउसेज हैं वो बाईकैमरल स्ट्रक्चर के हैं। तो डिपेंड करता है कि पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम, एट वन एंड द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो कंडीशन लिखी हुई है डबल मेंबरशिप की पहली वाली, ये सिर्फ किस केस में लागू होती है, व्हेन अ पर्टिकुलर राज्य इज ऑफ द नेचर ऑफ बाईकैमरल। और ऐसे सिर्फ कितने राज्यों में लागू हो पाएगी ये, 6, ठीक है। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस, अगर हो गया मान लो जिस स्टेट में 2 हाउसेस है और वो बन गया है एमएलए
और एमएलसी, ठीक है। वो वाली कंडीशन तो आपको पता है ना पार्लियामेंट की, जो हमने पढ़ी थी कि वो एमएलए और एमपी भी नहीं हो सकता सेम टाइम पे, है ना। वो अलग चीज़ है, अभी हम सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ठीक है। एमएलए और एमएलसी, उसकी जो सीट होती है इन वन ऑफ द हाउसेज फॉल वैकेंट। अब ये जो वन ऑफ द हाउसेज है ना, यहां पर थोड़ी सी ना स्टेट लेवल पे जब हम बात करते हैं तो थोड़ी सी लेवरेज है। क्या? हिज सीट इन वन ऑफ द हाउसेज। यहां पर ना ये दे रखा है कि जिस हाउस का अभी तक वो मेंबर था या कुछ भी था, यहां पर क्या लिखा हुआ था पार्लियामेंट वाले के साथ अगर हम कंपेयर करें, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वेकेंट, जहां पर वो अभी तक ऑलरेडी मेंबर था। तो यहां पर कीवर्ड क्या है, एक बार इसको मिटाते हैं, ये है यहां पर कीवर्ड पार्लियामेंट के केस में, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वेकेंट। यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो थोड़ा सा, वन ऑफ द हाउसेस। डिफरेंस है कि नहीं है बताओ, फर्स्ट हाउस और वन ऑफ द हाउस, ठीक है। यानी कि अगर अभी तक वो एमएलए था और वो एमएलसी बन गया है, यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर में डिफाइंड नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर की टर्म्स में यहां पर कोई डिफाइंड नहीं है कि उसकी एमएलए की पोस्ट चली जाएगी, एमएलसी की चली जाएगी। इन वन ऑफ द हाउसेस इट विल फॉल वेकेंट। अब ये डिसाइड कैसे होगा? जो भी स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया होगा इसके लिए, उसके प्रोविजन के अंतर्गत ऐसा होगा। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं क्या, जिन जिन 6 राज्यों के अंदर 2 हाउसेस हैं और पर्सन अगर वहां पर एमएलए भी बन गया और एमएलसी भी बन गया, तो इन 6 के 6 राज्यों की जो कानून व्यवस्था होगी वो डिसाइड करेगी कि उसकी एमएलए की कुर्सी जाएगी, एमएलसी की कुर्सी जाएगी, या उसको टाइम मिलेगा, या फिर इतने इतने दिन के अंदर उसको रिस्पॉन्स देना है। यानी कि 6 राज्यों की अंदरूनी व्यवस्था डिसाइड करेगी इस बात को। क्या हम इससे ये चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं, बताओ? तो ये याद रखना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहां पर पार्लियामेंट के साथ एक कंपैरिजन करवाया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि हिडन चीज है और ये उन्हीं को समझ में आएगी जो साथ में रखकर दोनों चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं इसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। इफ अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, और डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स अगेन दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में अंडर आरपीए 1951 और एंटी डिफेक्शन लॉ में, ठीक है। हिज सीट बिकम्स वेकेंट, तो हो जाएगी। और ये सेम चीज़ है, डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात सेम है, पार्लियामेंट से के साथ अगर हम कंपेयर करें वो सेम चीज़ है, ठीक है। अगला पॉइंट, रेजिग्नेशन। अ मेंबर में रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द, अगर वो एमएलसी है तो वो लिखेगा, और ये वाली चीज सिर्फ तभी हो सकती है जिन राज्यों में, जिन 6 राज्यों में अगर 2 हाउसेस हों, वरना तो हमेशा ज्यादातर 22 राज्यों में क्या प्रक्रिया चलेगी, वो हमेशा अपना रेजिग्नेशन जो त्याग पत्र है वो देंगे स्पीकर को। लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको भी हम लोग दोस्तों स्पीकर कहते हैं, ठीक है। लोकसभा के केस में हाईलाइट कर देता हूं, लोकसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नोन एज स्पीकर। स्टेट लेवल पर विधानसभा के केस में द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज स्पीकर। पार्लियामेंट्री टर्म्स में राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम लोग कहते हैं चेयरमैन। और जो सेकंड हाउस होता है, जो अपर हाउस होता है राज्यों में, 6 राज्यों में, जिसको हम लोग कहते हैं विधान परिषद, वहां पर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन। वहां पर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना, ये एक चीज में ही एंजॉयज द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ चेयरमैन, ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। बाय बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो राज्यसभा की चेयरमैन की पोस्ट एंजॉय करता है। इसको क्या कहते हैं, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, बताओ? कैसे ये कह सकते हैं कि जो पर्सन राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा वो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा? नहीं, पहला वाला केस लागू होता है यहां पर। राज्यसभा का चेयरमैन तब तक होता ही नहीं है जब तक वाइस प्रेसिडेंट ना बने।
तो वाइस प्रेसिडेंट की वजह से राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है पर्सन, राज्यसभा के चेयरमैन बनने की वजह से वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या यूज करता है टर्म इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी बताओ, नहीं पता? इसको कहते हैं हम लोग एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का दोस्तों मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, मैं इसको लिख देता हूं ब्लैक कलर से, ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में दे रखा है, 8th क्लास में दे रखा है, 9th क्लास में दे रखा है, 6th क्लास में दे रखा है, हर जगह आपको मिलेगा, बस हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं, और उधर क्योंकि पूरी कहानी नहीं होती छोटी क्लासेस में, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 11th क्लास में लेकिन पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय virtue of being something, by virtue of being something you will get other thing। अगर आप ए हो तो ए पर होने की वजह से आपको बी चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बी चीज पर होने की वजह से ए चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्योंकि पर्सन उपराष्ट्रपति है इसलिए वो राज्यसभा का चेयरमैन है, वो राज्यसभा का चेयरमैन है इस वजह से उपराष्ट्रपति है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस डेजिग्नेशन को कहते हैं, इस आप प्रोसेस को नहीं कह सकते, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो आज के बाद कभी भी, आज मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड एक स्टेप लेकर जा रहा हूं, कभी भी बीइंग अ पीएसआई स्टूडेंट, बीइंग अ आंसर राइटर इन जीएस पेपर 2, नेवर एवर राइट द लाइन कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपकी टोन बिल्कुल ठीक है, आपको 0 ही मिलेगा, और इस लाइन की वजह से आपको पूरे क्वेश्चन में आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग फ्लेवर होता है लिखने का, उनको यह पता लग जाएगा कि इसने प्रिम्स निकाला, ये घंटा कुछ नहीं जानता है संवैधानिक प्रक्रियाओं के बारे में। लाइन लिखी जाती है वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन, नहीं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगेन लास्ट टाइम बता रहा हूं, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है इस वजह से राज्यसभा की चेयरमैन की पोस्ट एंजॉय कर पा रहा है। और जिनको पॉलिटी मतलब जो नहीं कर रहे हैं, पॉलिटी पहली बार कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, ऐसा कभी भी लोकसभा के केस में नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट कभी भी लोकसभा का स्पीकर नहीं बनेगा। और एक डिफरेंस और बता देता हूं, आप में से 1-2 लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन था किसी को, मैं बता देता हूं सबके लिए। देखो, लोकसभा के केस में सबसे टॉप का पर्सन जो है ना, मतलब लोकसभा के अगर हम लोग चेयरमैन की बात करें ना, लोकसभा में बस चेयरमैन वर्ड यूज नहीं होता बस, ठीक है, उधर के चेयरमैन को हम लोग बोलते हैं स्पीकर। और राज्यसभा के स्पीकर की बात करें ना, तो स्पीकर वर्ड राज्यसभा में यूज नहीं होता, यहां के टॉप पर्सन को हम लोग बोलते हैं चेयरमैन। ये दोनों अपने अपने हाउस के चेयरमैन ही है, तो चेयरमैन वर्ड ना बोल के चेयरमैन वर्ड दिया गया राज्यसभा को, स्पीकर राज्यसभा में ना बोलकर स्पीकर वर्ड दिया है लोकसभा को। अब दोनों को कॉमन कैसे बोले कि ये टॉप के बंदे हैं? हाँ, ये टॉप के बंदे, इसलिए इनको बोला जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, प्रधानमंत्री जी भी अगर लोकसभा के सांसद हैं तो वो खड़े होके माननीय महोदया जी ऐसे करके संबोधित करते हैं। उनको भी, प्रधानमंत्री को भी कुछ बोलने से पहले इस अपने हाउस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नाम में ही दम है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो है, और प्रधानमंत्री बाद में होते हैं, पहले वो सांसद होते हैं। सांसद होने की वजह से वो प्रधानमंत्री हैं। हाँ, वो अलग बात है, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि प्रधानमंत्री भी बंदा पहले बन सकता है, फिर 6 महीने के अंदर अंदर वो प्रूव कर दो अपनी मेजॉरिटी कि आप, हाँ, मतलब एक सांसद बनने की योग्य हो, वो अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री बाद में है, क्योंकि पार्टी तो किसी को भी चुन सकती है। पार्टी ने तो बोला हुआ है कि हमारी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी सीट्स लेकर आई है इस हाउस में, लोकसभा के अंदर, और हमने डिसाइड करा है कि ये पर्सन को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है एज अ प्राइम मिनिस्टर।
लेकिन अगर पार्टी चाहे तो किसी और को बना सकती है, कोई टेंशन नहीं। प्रधानमंत्री सिर्फ एक पोस्ट है, उसका कोई दम नहीं है। उसका कोई दम नहीं है वो, क्योंकि पार्टी की वजह से टिका हुआ है। कभी कोई सुना है हमारे देश में अर्पित के निर्दलीय पर्सन प्रधानमंत्री बन गया हो? बहुत नाम नहीं हो जाएगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसका कि इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई निर्दलीय प्रधानमंत्री बन जाए तो ये चीज है। कोई किसी का कोई डाउट है? सौगंधा, हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? हाँ जी। हाँ, वो निकाल सकते हैं आपको, जो हम कल पढ़ रहे थे ना, वो डिसमिस करना और वो करना। प्रधानमंत्री अपने ना पद की अपनी मर्यादा की कायम रख, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अपनी सीट की मर्यादा का पालन करते हैं। गरिमा गरिमा का पालन करते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री कल को ऐसी बदतमीजी करने लगे ना कि चेयरमैन के ऊपर या स्पीकर के ऊपर वो पेपर फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं, कुर्सियां पटक रहे हैं, आप कहोगे आप बार बार चेयरमैन स्पीकर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मनमोहन सिंह जी अर्पित कहां से थे, कौन से हाउस से? वो राज्यसभा से थे। तो क्या अगर इससे इससे चीज अर्पित हमें ये समझ में आती है कि अगर मैं राज्यसभा का एमपी हूं तो मैं पीएम नहीं बन सकता क्या? बन सकता हूं, है ना? तो ये चीज, हाँ बताओ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ना स्पीकर जब वहां पर बैठा हुआ है ना, अभी लोकसभा के किसके अगर हम लोग बात करें कि स्पीकर वहां पर बैठा हुआ है ना, वो उसको प्रधानमंत्री के ओहदे से नहीं देख रहा है, वो उसको सांसद के ओहदे से देख रहा है। और सांसदों में सब इक्वल होते हैं। जस्ट बिकॉज उसकी पार्टी बन गई है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास कोई एक्सट्रीम या सुपर पावर है। सांसदों की जितनी सबकी प्रिविलेजेस है, सबका सबकी वो सेम है। इनसाइड द पार्लियामेंट, इनसाइड द बाहर कुछ नहीं होता, बाहर कभी कुछ नहीं होता। जैसे अभी हम प्रेसिडेंट के चैप्टर पे आएंगे ना सौगंधा, तो हम पढ़ेंगे कि जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में हो ना, अपने टेन्योर वगैरह में या जो भी है, जब तक वो एंजॉय कर रहा है, उसको अरेस्ट वरेस्ट नहीं करके ले जा सकता। और कुछ महीनों का, हफ्तों का एडवांस नोटिस उसको देना पड़ता है कि आपके खिलाफ हम प्रोसीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। आपने सुना होगा ये वर्ड कभी ना कभी, इम्पीचमेंट। वो बहुत टफ क्राइटेरिया होता है। इसलिए कहते हैं हमारे देश में अगर एक बारी कोई राष्ट्रपति बन जाए ना, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बन जाए, उसको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि प्रक्रिया जब तक वो खत्म होगी ना, तब तक वो रिटायर होके सब कुछ पता चला पर लोग ही सिधार जाएंगे। वो इतनी लंबी प्रक्रिया है, वो हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है, हमारे देश में उसको बहुत मुश्किल बनाया गया है। वो हम पढ़ेंगे अभी क्यों। हाँ, ये चीज हो गई। द द सीट फॉल्स वेकेंट व्हेन द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। ठीक है, ये अभी वापस आ जाओ, अपना दिमाग वापस ले आओ एमएलए और एमएलसी पर। ठीक है, एमएलए किसको देगा इनमें से, जल्दी बताओ। अगर कोई एमएलए तो बताओ, येलो वाले को या फिर ग्रीन वाले को, किसको देगा? स्पीकर को कि चेयरमैन को? स्पीकर को। एमएलसी किसको देगा? ये इधर पहले लिख देते एक मिनट के लिए, एमएलए। और एमएलसी किसको देगा? चेयरमैन को। चेयरमैन किसका? विधान परिषद का। ठीक है, सीट तभी वेकेंट मानी जाएगी जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाए। जरूरी नहीं है कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो, जैसा कि हमने यहां पढ़ा था। ठीक है, चेयरमैन और स्पीकर इन केस ऑफ पार्लियामेंट दे मे नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, अगर उनको लगता है कि ये चीज वॉलंटरी नहीं है या जेन्यून नहीं है। ये दो वर्ड्स उठाकर यहां पर डाल देना आप। ठीक है, अगर उनको लगे कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है तो। पीछे क्या लिखा है? सेम चीज, हाँ मतलब आई गई है। हाउएवर द चेयरमैन और द स्पीकर नीड नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, अगर उनको लगता है कि ये चीज़ वॉलंटरी नहीं थी, अपनी मनमर्जी से नहीं थी, या किसी भी तरीके का कोई दबाव था उन पर्सन के ऊपर, या पैसे खिला खिलाकर कोई सत्ता पलटने की कोई वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से चुनाव होंगे, और चुनाव होने की वजह से एक पर्टिकुलर रीजन में, एक स्टेट में इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगी, तो उनको अगर ऐसा लगता है कि कोई भी आर्थिक व्यवस्था अगर इससे, या पॉलिटिकल व्यवस्था चरमरा सकती है और ये रेजिग्नेशन जेन्युइन नहीं है, तो वो उसको खारिज कर सकते हैं। ठीक है, अब एब्सेंस वाली बात, जब हमने पार्लियामेंट में पढ़ लिया कि एमपीज नहीं घूम सकते ऐसे मुंह उठा करके, बन गए वो कभी भी नहीं आ रहे भाई, हम तो जानते ही नहीं पार्लियामेंट का रास्ता क्या, हम तो सड़क की भूल गए। ठीक है, तो विधायक तो क्या ही करे, क्या ही कर पाएंगे। अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वेकेंट। मेंबर कौन? बोलना नहीं, एमएलए और एमएलसी। इफ शी और ही इज एबसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days विदाउट इट्स परमिशन। और यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं, लिखा नहीं हुआ है लेकिन यहां पर भी ये वाली चीज ऐड होती है।
कि जिस जिस टाइम पर जो विधान सभा थी या जो विधान परिषद थी, अगर उतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो प्रोरोग थी या एडजर्न थी 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए, तो वो चीज़ एप्लीकेबल है। लेकिन फिर भी जब 60 डेज है, मतलब विदाउट इट्स परमिशन नहीं ली, और परमिशन यहाँ पर किसकी लेनी पड़ेगी? एमएलए को किसकी लेनी पड़ेगी? स्पीकर की। एमएलसी को किसकी लेनी पड़ेगी? चेयरमैन की। ठीक है, छोटी छोटी बातें, लेकिन याद रखना, दिमाग में एकदम से नहीं आ पाता एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। दूसरे केसेस जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़े थे, किन किन केसेस के अंदर सीट विकेट हो जाती है। अ मेंबर हैज टू विकेट सीट इन ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द फॉलोइंग केसेस। अगर उसका इलेक्शन जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, अगर वो एक्सपेल कर दिया गया है अपने हाउस से। अब यहाँ पर एक्सपेल का मतलब क्या, बताओ जल्दी, किसने करा होगा? स्पीकर इन केस ऑफ एमएलए, चेयरमैन इन केस ऑफ एमएलसी। ठीक है, इसका मतलब दे आर नो मोर एमएलए और एमएलसी इफ शी और ही इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो वेकेट हो जाएगी सीट ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये मजाक थोड़ी ना अर्पित है ना कि तुम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव तुमने लड़ा, तुम कह रहे नहीं नहीं मुझे तो नहीं बनना, मुझे तो यहीं रहना है। तुमको बोला जाएगा कि आप चले जाओ, रिजाइन दे दो, सब कुछ हो जाएगा, सीट विकेट हो गई है, और फ्रेश तरीके से लड़कर आ जाना, तब तक आप बैठो घर पे। इफ शी और ही इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या अगर राज्यपाल भी बन गए हैं तब भी सीट वैकेट हो जाएगी, करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा, अब मैं आपसे, हाँ ऑटोमेटिक होता है ये चीज़, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ पूछना चाह रहा था। अगर ये इसके बाद भी, जैसे चलो इधर ही आ जाओ, पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट के केस में अगर जो एक एमपी है वो इलेक्ट हो गया टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, या अपॉइंट हो गया टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब देखो यही चीज़ होती है जो हम गवर्नर वाली और एक दिन ये डिस्कशन कर रहे थे ना, ये कीवर्ड यहाँ पर यही है, इलेक्टेड और गवर्नर की कुर्सी अपॉइंटेड, इसलिए इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यहाँ पर सेम चीज़ हुई, प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है इलेक्टेड ऑफिस, ये अपॉइंटेड ऑफिस। खैर वो छोड़ो, मेरा सवाल आपसे ये है, एक बार के लिए इसको मार्क कर देते हैं, ये वाली सीट ये अपॉइंटेड होता है, गवर्नर का ऑफिस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो इलेक्टेड है, चाहे भले इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं, लेकिन आए तो चुनावी प्रक्रिया से ही हैं। मुझे ये बताओ कि अगर ये अपॉइंट हो गए, यहाँ पर एमपी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, पहले ये अपॉइंट हो गए यहाँ पर या इलेक्ट हो गए टू द पोस्ट ऑफ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, या फिर राज्यपाल के जो ऑफिस है वो उस पर अपॉइंटमेंट हो गया अगर इनका, तो मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर तो चली जाएगी सीट इनकी पार्लियामेंट में, है ना, सांसद की सीट चली जाएगी। अगर ये उसके बाद भी यहाँ पर कहें कि हमने राज्यपाल भी नहीं बनना, या जिस भी पोस्ट पर ये आए हैं राज्यपाल नहीं बनना, राष्ट्रपति नहीं बनना, उपराष्ट्रपति भी नहीं बनना, और ऐसे थोड़ी ना होता है हम तो सांसद रहेंगे, हम तो आके बैठेंगे, तो क्या होगा? क्या नहीं, वेकेट तो रहेगी अगर ये आए बदतमीजी करने, मतलब कि हम तो बैठेंगे ही बैठेंगे, कुछ भी हो जाए, हमने तो मज़े मज़े में लड़े थे चुनाव, हमें नहीं बनना, किससे पूछ के हमें अपॉइंट कर दिया राज्यपाल, हमें तो नहीं बनना, क्या होगा? हम्म। जितने दिन बैठेगा ना, यही वाली बात आ जाती है यहाँ पर, ऐसी केस स्टडी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, डिस्qualified हो गया ना, क्योंकि अब तो पहली वो अलग बात है, देखो लीगली प्रोसीजर तो कुछ भी कह लो कि आने ही नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर तो पुलिस केस भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये अगर ये बैठे भी ना, एज अ पर्सन 500 रुपये का जुर्माना भी लगेगा अगर बदतमीजी में अगर ये आए तो। समझ रहे हो सब लोग? इस केस में भी यही होगा, क्योंकि वो चीज़ तो वैकेट हो गई है ना, तुमने लड़ा क्यों था इलेक्शन? और अगर ये इस केस में ये भी कहने लगे ना कि अपॉइंटमेंट, देखो अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं होती, आप भी जानते हो अर्पित, है ना भाई, बंदे को पता होता है कि वो कहाँ जाने वाला अभी फ्यूचर में, है ना, सरप्राइज गिफ्ट थोड़ी ना दिया जाता है, सुबह सुबह उठ के व्हाट्सएप में हैप्पी बर्थडे, आज आपका बर्थडे, हम आपसे बहुत खुश हैं, हम तुम्हें ना क्या क्या कहते हैं इधर चंडीगढ़ का गवर्नर बना रहे हैं,
ऐसा कुछ थोड़ी ना होता कि पंजाब का गवर्नर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब एक प्रोसेस होता है जो कि इनको पता रहता है कि एक एमएलए, एमएलसी, एमपी किस तरफ जाने वाले हैं, पार्टी में उनकी पोजीशन क्या है, वो निगरानी में कैसे हैं। फिर भी जाके अगर वो पार्लियामेंट में अगर बैठते हैं ना, वेकेट तो हो ही गई है सीट, तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो हमने पढ़ा था। और कितने दिन में, कितने दिन का लगेगा, एक ही बार का लगेगा क्या? तो यहां पर जब ये, अब मुझे बता दो, जब ये यहां पर आया तो देखो, इसलिए मैंने लिखा था ये क्वालिफाइड था क्या? फिर बताओ, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत गया, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत गया, बताओ अब ये क्वालिफाइड था क्या बीइंग एमपी? नहीं ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो उसने एक्सेप्ट कर ली प्रेसिडेंट की पोस्ट, ठीक है, मान लो अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने एक्सेप्ट, मतलब वो तो प्रेसिडेंट है ही। अब प्रेसिडेंट क्या पार्लियामेंट का पार्ट होता है? हम्म, होता है। क्या मेंबर होता है? मेंबर नहीं होता, पार्ट होता है। पार्ट इसलिए बोला होता है क्योंकि जो भी लॉ, जो बिल पास होता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, वो जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ना होता तब वो एक्ट नहीं बन सकता, राइट? अब द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी सिटीजन है देश की? फर्स्ट सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन है। अब वो आके रोज अगर मान लो मयूर बैठने लगे पार्लियामेंट के अंदर तो क्या होगा? प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने लगे, रोज आके बैठने लगे, लोकसभा राज्यसभा में ही बैठी रहे कि मैं तो बोर हो जाती हूँ, कुछ करने को होता नहीं, मैं यहीं आके बैठूंगी। नहीं। क्या होगा शाइनी उनके साथ? 500 रुपए का पेनल्टी लगेगी रोज। क्यों? यहां पर डिस्कालिफिकेशन, ये क्वालिफाइड नहीं है इस चीज के लिए। क्यों? पार्ट है, मेंबर नहीं है। पार्ट है, मेंबर नहीं है। और प्रेसिडेंट यहां पर आके ना बैठ सकती हैं, ना बैठ सकते हैं, ना वोट कर सकती हैं, ना वोट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेल फीमेल जो भी हैं। ऐसे दिमाग को अपने एप्लीकेबल बनाया करो चीज़ों के लिए। हर चीज़ आपको स्पून फीड करके लिखी नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। यही कहता हूं मैं आपसे होमवर्क करने को एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले। इसी के लिए आपको वक्त चाहिए होता है, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल। डिस्को नहीं नहीं, डिस्कालीफाई क्यों करा जाएगा? ये क्वालिफाइड ही नहीं है, आके क्यों बैठी है? यहाँ दो कंडीशंस हैं, ये देख रहे हो। और या तो वो डिस्कालीफाई हो गया, वो एमपी ऑलरेडी वो करके, यहां पर लिखा हुआ है पर्सन इज लायबल टू अ पेनल्टी। अब पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है वो। अब आपको यार, पापा यार आप एमपी हो यार, मुझे भी ले चला करो जरा, मैं भी बैठ के कोने में सुन लूंगा, मैं कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। 500 रुपये पेनल्टी लगेगी, बाप पे भी और तुम पे भी। वो कोई हाउस थोड़ी ना। कभी देखा है अपने बच्चों बच्चों को ले आ रहे थोड़ी देर के लिए, बच्चा छोटा है मेरा, बैठ जाएगा बगल में, कोई बात नहीं। कभी देखा है ऐसे आज तक भारत के इतिहास में कोई गुस्सा चलाया हो? ये चीज होती है, ठीक है। हम्म। अरे बहुत तरीके है उसको यार, ये हाउस उसके लिए नहीं है यार। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन जब यार वहां पर बिल पास हो रहे हैं, प्रक्रिया पास हो रही है, अब तुम्हारे हाथ में कोई बिल है, तुम्हें क्वेश्चन क्रिस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हारे इन्फेंट ने सू सू कर दी उस पर, 100 चीजें होती है वहां में यार। कोई मूवी सीन नहीं चल रहा होता ना यार वहां पर। पूरे देश के लोगों का पैसा, उनकी एनर्जी, उनकी एक्सपेक्टेशन, उसकी चर्चा हो रही होती है। तो वो मजाक नहीं होता। जैसे जब भी कोई एक बड़े बड़े पोस्ट पर एक वो कोई पर्सन होता है, आप कभी भी उसको देखोगे, जो आदमी जिंदगी में बड़ा होता है ना, वो कभी रीजन नहीं देता कभी किसी चीज के। वो ये नहीं कहता कि मुझसे ज्यादा बिजी चल रहे हो क्या, मतलब वो करके, और मैं तो इतने कामों में बिजी रहता हूँ इसलिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ, इसलिए मैं ऑफ ले रहा हूँ, या फिर मैं इसलिए नहीं आ सकता, तुम्हें तो सिर्फ एक 4-5 मुद्दे संभालने हैं जिंदगी में, मुझे तो 200 करोड़ की आबादी को संभालना है, मुझे तो इतने सारे काम करने पड़ते हैं। एक बड़े आदमी की पहचान ही यही होती है कि उसके अंदर हमेशा एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है, और वो कभी छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि वो थकता नहीं है कभी।
और जितने जिंदा मरे हुए लोग होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे वो, फिर भी मतलब उनके अंदर आलस भरा रहेगा, उबासियां मारते रहेंगे। ये एक पहचान होती है कि लाइफ में कौन कितना आगे जा सकता है, और कौन जो जहाँ पैदा हुआ है वो वहीं मर जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी को क्या मतलब वो कमी है, सारा काम इनका बस एक कॉल पे एक इशारों पर हो जाएगा, ये बैठे रहे पूरे दिन मजे करते रहें। लेकिन देश को चलाना एक बहुत कठिन काम होता है, इतना ईजी नहीं होता जितना हम बैठ के बातें कर लेते हैं। अब वहां पर भी आप सोचो जरा, सौगंधा आप इन्फेंट को लेकर आ रहे हो, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। अभी देखेंगे उसके बारे में। ये कहाँ गया, स्ट्रीट लिटरेचर का एक टॉपिक रह गया था ना ऊपर इसका। ये करते हैं, ओथ और एफर्मेशन, ये क्योंकि यहाँ पर पहले दे रखा था। देखो अभी उन्हीं पोस्ट के बारे में पूछना जो हमारे चैप्टर चलते जा रहे हैं, आगे पीछे ईशा कुछ भी नहीं, जो आता जाएगा उसको करते चलो। क्यूरियोसिटी एक अच्छी चीज़ है, क्यूरियोसिटी मिटानी है तो खुद पढ़ो, अभी सबके साथ चलो सब लोग, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें नहीं, फिर सब लोग कंफ्यूज हो। अभी जितना कराया उसमें, नहीं नहीं वो अभी आएगा तब देखना। पहले मुझे बताओ, जितना करवाया उतना किसी को कोई डाउट? स्पीकर को पहले हम समझेंगे ईशा कि वो होता भी है कि नहीं होता, या फिर उसको छोड़ना पड़ता है, या फिर वो एक एमपी होते हुए भी स्पीकर हो जाता है। पहले हमें उसको समझना पड़ेगा, उसकी पोस्ट का नेचर, ठीक है। अब जैसे एक मजेदार बात बताऊं भाई, चेयरमैन बैठा है राज्यसभा के अंदर, चेयरमैन राज्यसभा के अंदर बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट को तो बैठना अलाउड नहीं है। अब चेयरमैन कौन है, एक्स ऑफिसियो वो कौन है, क्यों चेयरमैन बन के बैठा हुआ है? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एमपी, वाइस प्रेसिडेंट एमपी होता है। अब सोच के अब दिमाग लगाओ इस बात पे कि फिर उपराष्ट्रपति आ सकता है, राष्ट्रपति नहीं आ सकता बैठने। उपराष्ट्रपति पे लगती है पेनल्टी 500 रुपए की, बताओ। नहीं लगती, राष्ट्रपति पे लग जाएगी, अगर बैठे तो लग जाएगी। इसलिए मैं अभी कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं करना चाह रहा, पता है। अब ऐसे टॉपिक लाऊंगा मैं, बहुत सारे टॉपिक लाऊंगा अभी यहाँ पर, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जो बातें जहां आएंगी वो वैसे, क्योंकि पार्लियामेंट कोई मतलब हंसी मजाक का खेल नहीं होता भाई, पार्लियामेंट के नेचर को समझना बहुत वास्ट है ये टॉपिक, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ेगा इसको। अब ये भी बात आ जाती है कि कभी अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन की भी पोस्ट संभाल रहा है और वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो सैलरी क्या डबल मिलेगी, क्या सिंगल की मिलती है सैलरी? मैं क्यों संभालूं दो दो चीजें, वो वाली बात है। शायनी अभी पूछा नहीं है मैंने आपसे, एक बात पूछी है, क्वेश्चन पूछा है। शाइनी शट अप। हर एक जो मेंबर होता है इधर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का, बिफोर टेकिंग हिज सीट इन द हाउस, उसको एक ओथ या एफर्मेशन लेनी पड़ती है गवर्नर के आगे। यहां पर पार्लियामेंट के केस में कौन करवाएगा ओथ और एफर्मेशन? कहां गया? यही तो गलती हो जाती है, स्पीकर नहीं, प्रेसिडेंट या कोई ऐसा पर्सन जो कि प्रेसिडेंट है बोला ये करवा देगा, कसम कसमें वादे खिलवा देगा। यहां पर कौन? गवर्नर। गवर्नर अगर अवेलेबल नहीं है तो वो बोल देगा कोई और पर्सन, जिसको कौन अपॉइंट करेगा यहां पर, अपॉइंटेड बाय हिम मतलब गवर्नर। अपनी ओथ और एफर्मेशन में जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, यहां पर कौन से मेंबर्स की बात हो रही है, एमएलए की एमएलसी या बोथ? बोथ। एमएलए को शपथ कौन दिलवाता है? थप्पड़ पड़ेगा ना ऐसा, टप्पे खाते हुए घर पहुंचोगे सब लोग। एमएलए को शपथ कौन दिलवाता है? किस हरामखोर ने बोला था अभी, स्पीकर? एमएलसी। एमएलसी को शपथ कौन दिलवाएगा? गवर्नर। इन इज ओथ और एफर्मेशन जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो कसम खाते हैं हम भारत के संविधान के प्रति इतने रहेंगे, वही झूठी सच्ची बातें, ठीक है। भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रॉपर तरीके से अपहेल्ड करेंगे और फेथफुली अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। अपने ऑफिस की, कौन से ऑफिस की बात हो रही है यहां पर? कौन सा ऑफिस?
एमएलए और एमएलसी की मर्यादा, ठीक है, जो भी उनकी ड्यूटीज आती है, मतलब मयूर जो भी उनके मतलब पाले में है, जो भी ड्यूटीज आती है, ठीक है। अब मुझे फाइनली बता दो, किसी को कोई डाउट है? अर्पित, एमपी को शपथ कौन दिलवाएगा? लोकसभा के एमपी को कौन दिलवाएगा शपथ? राज्यसभा के एमपी को कौन दिलवाएगा? एमएलसी को कौन दिलवाएगा? एमएलए? गवर्नर नहीं है अगर मौजूद तो? लोकसभा के एमपी को शपथ दिलवाने के लिए प्रेसिडेंट नहीं आए हुए उस दिन तो कौन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट अगर कोई पर्सन है तो अपने पोस्ट पे वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा। मैं पूछ रहा हूं अगर वाइस, मैं कह रहा हूं अगर वाइस, नहीं मैं क्या कह रहा हूं, वाइस प्रेसिडेंट अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो अपनी कुर्सी पर होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएंगे? क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो एमपी होते हैं? नहीं होते, ठीक है। अनलेस अ मेंबर टेक्स अ ओथ, सेम चीज वही, शी और ही कैनॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, और वो एलिजिबल भी नहीं बनते हैं उसकी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज के लिए ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वही 500 रुपये का जुर्माना यहां पर भी लगेगा। अब ऐसा नहीं है मयूर के 250, मतलब ये स्टेट लेजिस्लेचर तो 250 रुपये कर देंगे इसको, ठीक है, 500 रुपये का जुर्माना लगेगा फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट्स एज मेंबर इन द हाउस। अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा शाइनी, लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है अगर ये पर्सन बोले 500 रुपये कौन सा देना बड़ी बात है, मैं तो देता रहूंगा? क्या लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी? नहीं नहीं, क्या होंगी क्या? जैसे नहीं 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 वो भी मना कर दे, अब इतना बेशरम थोड़ी ना होता कोई यार। हाँ चलो ठीक है, मान लो ये भी मना कर दे, चलो कितने प्यार से पूछ रहे हो, 500 रुपये देने से भी मना कर दे गुंडागर्दी थोड़ी ना करनी है। हाँ। चलो कर दिया मना, तो अब क्या होगा इसके खिलाफ? वही पूछ रहा हूँ किस फॉर्म में होगी लीगल प्रोटेक्शन, क्या होगा इसका? हाँ नहीं, इसको क्या होगा क्या इसका लीगल प्रोसीडिंग किस फॉर्म में हो सकती है इसके खिलाफ? इस एमएलए या एमपी को क्या करा जाएगा? वो तो है ही, उसके बाद तो आ रहा है तभी तो पेनल्टी लग रही है। हाँ वो तो ठीक है, होगा लीगल प्रोसीडिंग किस एक्शन में होगा, मतलब मैं आपसे नेचर पूछना चाह रहा हूँ करेंगे क्या इसके साथ? पूरी बदतमीजी पे उतरा है डिस्qualify वगैरह सब कुछ है। अब अंदर कोई पार्टी के लोग तो ऐसा तो है नहीं कि इसको मारने लगेंगे, मतलब पर होगा क्या इसके साथ, किसको बुलाया जाएगा? हाँ पुलिस एक्शन होगा, और कोर्ट भी क्या करेगा फिर, इसको क्या कर सकता है ऐसे केस में? जेल भेज सकता है। क्यों? देश के एक इंस्टीट्यूशन का जो कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, मतलब वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, उसमें इसने क्या करा, बदतमीजी करी। और इसके ऊपर क्या पेनल्टी लगा, और क्या कोर्ट कर सकता है इसके ऊपर जब ये ऐसी बदतमीजी करेगा अर्पित फर्दर इलेक्शंस में? हाँ, और ये और लाइफ टाइम के लिए भी कर सकता है। मतलब ये अब पता है क्या होता है, इसको क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि मयूर आप जानते हो ना कि जजेस के मूड और बिहेवियर और केस के नेचर पे डिपेंड करता है ना। अब इसने कहा ठीक है मैं नहीं हूं ना एमपी, नहीं हूं ना, नहीं हूं ना, गुस्सा अंदर उसने पीएम को खिंचा के चाटा मारा, और ये उसके मुंह पे फेंक के चलाया, ले 500 रुपए लगा ले पेनल्टी। या मान लो कि ईशा है, अब ईशा गई अंदर, अब ईशा अंदर शीला की जवानी पे बस डांस कर कर आ गई, कहेगी मैंने कुछ बदतमीजी करी, आप सबको हंसाया ही है ना मैंने, और ये आ गई फिर स्पीकर से कहेगी लो मयोध्या जी 500 रुपये ले लो, रोज आऊंगी नाचने, ऐसे कर लो जो करना है। अब कोर्ट में जाके बोले सर मैं आपको 2 मिनट दो सर, 120 सेकंड दे दो बस मेरे को, 2 मिनट दे दो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसे ठुमके लगाए थे मैंने, अगर आपको हंसी ना आए ना तो आप मेरा नाम बदल देना। क्या होगा ईशा ऐसे केस में, कोर्ट क्या कहेगा आपको? हाँ, आधार कार्ड गायब करके फांसी में लटका देगा इसको। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रिक्ट पेनल्टी हो सकती है, और ईशा को इस केस में, और मतलब या कोई भी एमपी अगर ऐसी बदतमीजी करे, चाहे हंसी मजाक वाली चाहे सीरियस वाली, उस केस में उसका लाइफ टाइम के लिए उसको बर्खास्त करा जा सकता है किसी भी चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने से या फिर चुनाव में खड़े होने से, ठीक है। तो बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द प्रिस्क्राइब ओथ और एफर्मेशन, अगर वो हाउस में आ रहे हैं विधानसभा या विधान परिषद, 500 रुपये की पेनल्टी, जब उनको ये पता है वो क्वालिफाइड नहीं है या डिसक्वालीफाइड है उनकी मेंबरशिप से।
जब उनको पता है क्वालिफाइड नहीं है, सिर्फ इसी वजह से सौगंधा जो एमपीज एमएलए और एमएलसी होते हैं अपने परिवार वालों को लेकर नहीं जाते हैं हाउस के अंदर। अब एक बात बताओ, एमपीज की कितनी जान पहचान होती है मयूर? नहीं। कितने लोग बोलते होंगे ना कि एक बारी घुमा लाओ जरा हमें जाकर, हमें भी दिखा दो जरा। तो वो क्या बोलते हैं, जिस दिन लोकसभा राज्यसभा बंद होगी उस दिन आके देख लेना। अब कोई ये बोले इनसे प्लीज एक बारी भरी सभा में दिखा दो ना, हमें देखना है आपको, आप कैसे खड़े होते हो उधर, कैसे बोलते हो, सब लोग कैसे बैठे रहते हैं, मोदी जी कहाँ खड़े होते हैं, राहुल जी कहाँ होते हैं, ये सब नहीं हो पाएगा। आपको पता है यहां पर अर्पित, एक बात बताऊं मैं आपको, सिर्फ वो कमरे में आने वाली बात नहीं होती है, लॉबी में भी ताले लगे होते हैं। एक लॉबी मतलब गैलरी होती है वहां पर, कभी आना दिल्ली चलेंगे, लॉबी होती है, वहां तक भी ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो गार्ड्स होते हैं वो भी नहीं जाने देते कि लॉबी में, मतलब आप सोचो कि हम कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोल के देख लेंगे और वो करके, लॉबी तक में भी नहीं आने देते हैं। क्योंकि हमारे देश में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब जैसे कुछ प्रोटोकॉल ऐसे ही होते हैं, अब कल ही मैं पढ़ रहा था, पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है कि पीएम के अगर वाइफ भी बच्चे भी अगर साथ हैं और अगर वो एक किसी एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी पे है ना, तो जेड प्लस सिक्योरिटी के गार्ड जो हैं वो उस सिक्योरिटी को तोड़कर एक्सट्रीम केसेस के अंदर, हाँ पीएम अगर अलाउ कर दे तो ये माना जाएगा कि पीएम ने प्रोटोकॉल को भंग करा है, पीएम ने प्रोटोकॉल को तोड़ा है। एंड करंट पीएम के ऊपर ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं इल्जाम लगते हैं कि वो प्रोटोकॉल को तोड़ तोड़ के जनता से हाथ मिलाने और ये सब जाते हैं, जबकि पीएम के ड्यूटीज के दायरे के अंदर ये नहीं आता है कि उनको जेड प्लस सिक्योरिटी के ऐसे प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ना चाहिए और अपने प्रोटोकॉल को भी नहीं ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन जब आप कितने भी सगे हो ना अगर पीएम से या फिर प्रेसिडेंट से, तो आप उस सिक्योरिटी को तोड़कर आप उनके घर वाले, आप उनके बच्चे, बीवी, हस्बैंड कुछ भी हो तो आप नहीं जा सकते उनसे मिलने, जब तक वो सिक्योरिटी पे अपनी ड्यूटी पे या फिर किसी एक रैली वगैरह या किसी चीज़ पर अगर से निकले हुए हैं और किसी एक इंपॉर्टेंट काम के लिए, कुल मिलाकर जहाँ पर जेड प्लस सिक्योरिटी है या उनकी कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है, तो आप उसको तोड़ के नहीं जा सकते। जाना हो, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, वो माना जाएगा कि आपने प्रोटोकॉल तोड़ा है। कि पीएम मिले क्यों फिर उस पर्सन से हाथ मिलाकर, ये चीज तो अलाउड ही नहीं है, दायरे के बाहर है। तो when he or she knows that she or he is prohibited from sitting or voting in the house by virtue of any law made by the parliament or state legislature, डिफरेंस क्या है यहां पर, क्यों पढ़ रहे हैं हम इन पॉइंट्स को दोबारा? यहां पर किसी भी लॉ से जब वो वंचित था, सॉरी वो वंचित था हाउस में बैठने से या वोट करने से, बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ओनली, ये एमपी के केस में था। यहां पर पार्लियामेंट्री लॉ भी हो सकता है, कीवर्ड यही है, पार्लियामेंट्री लॉ भी हो सकता है, या कोई ऐसा कानून जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, कोई भी ऐसा कानून। जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरीज एंड अलाउंसेस जो कि स्टेट लेजिस्लेचर टाइम टू टाइम डिटरमाइन करता है। इसको अभी हम देखेंगे कि क्या क्या प्रिविलेजेस और क्या क्या सैलरीज होती हैं। लेकिन पहले ये मुझे ये बात बताओ, ओथ और एफर्मेशन और वेकेशन ऑफ सीट्स इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सारे पॉइंट्स कवर है, क्लियर है आपको और कवर है दिमाग के अंदर, क्लियर है? किसी का कोई भी एक भी परसेंट डाउट है? जल्दी बताओ। हाँ बताओ बताओ। दूसरी दूसरी स्टेट का नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा? क्योंकि रेसिडेंट होना पड़ेगा फिर उसके लिए। अच्छा एमएलए होने के लिए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओके ओके। नहीं, उससे पूछा जाएगा कि आप कहां पर जाकर एमएलए की तरह सर्व करना चाहते हो। और ऑब्वियसली बात है स्टेट लेजिस्लेचर में ना ज़्यादा लेवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा। आप लड़े क्यों, पहली बात है इलेक्शंस, वही वाली बात है ना, आप दूसरी जगह पर गए क्यों? तो जहां पर आप अभी करंट एमएलए हो ना, वो छोड़ना पड़ेगा आपको। अगेन यहां पर अगेन यहां पर मैं आपको बताता हूं इसकी प्रक्रिया। देयर इज अ ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, इतने इतने केस के अंदर आपको बताना पड़ता है। लेकिन देखो क्या होता है, जब आप इस मकसद से लड़े थे, अगर आप हार गए तो जमानत जब्त आपकी, डिपेंडिंग ऑन द सीट ज़्यादा ही फिर भी हार गए तो कोई बात नहीं, फिर तो जहां अभी हो विधायक वहां रहोगे। जीत गए तो आप ऑब्वियसली बात है इलेक्शन में इतना प्रोसेस में पार्टिसिपेट इसलिए करा होगा ताकि आप वहां जा सको। समझ गए?
लेकिन ये सिर्फ एमएलए के केस में लागू होता है। हाँ, क्या होना पड़ता है? वो एमएलसी के केस में होता है, एमएलए के में भी होता है, मुझे ध्यान नहीं है। क्वालिफिकेशंस। उसको इलेक्टर होना चाहिए। हाँ, मिसबा आपका क्वेश्चन गलत है। क्या बनने के लिए? उसको फिर कुछ टाइम के लिए नागरिक रहना पड़ेगा। अभी एक मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी जल्दी, आप अभी देख सोचो, सोच के देखो जरा, आप जहाँ जहाँ भी हो रहा है, अभी इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ जाके कितनी जल्दी जल्दी वोटर आईडी कार्ड बनवा लोगे? कितने बनवा लोगे बताओ? देखो दोनों बातें हैं, देखो दोनों बातें हैं शाइनी। देखो, आपकी भी बात ठीक है, आप भी गलत हो, मिसबा आपकी भी बात ठीक है, आप भी गलत हो। बात यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ पर जब जाओगे तो वोटर आईडी कार्ड जैसे क्या होता है, अभी इस टाइम पर आप लोगों के कितने वोटर आईडी कार्ड किस किस जगह के हैं बताओ? एक ही जगह पे है ना। मिसबा, कल को आपका निकाह होगा, आपका हस्बैंड कहीं और सर्व कर रहा है, ठीक है? आप वहां गए तो आपका वोटर आईडी कार्ड कहाँ का बनेगा कुछ टाइम के बाद? हम्म चेंज हो सकता है ना। कहाँ जाओगे उसके लिए, कौन से ऑफिस जाओगे? कहाँ शाइनी हो सकता है वोटर आईडी कार्ड चेंज हो सकता है अप्लाई करके? क्या रहेगा? पहले वाला नहीं रहेगा, हाँ पहले वाला नहीं रहेगा, एक टाइम पे एक ही रहेगा ना। तो अगर आपको मान लो इस केस के अंदर अगर इलेक्शन लड़ने एमएलए की, तो आप एक ही जगह से लड़ सकते हो। दूसरी जगह पे सेम टाइम पे नहीं लड़ पाओगे, आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड है ही नहीं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कैसे हो जाएंगे बताओ? और ये लेवरेज जो है ये सिर्फ एमपी के पास होती है कि वो दो जगह से लड़ सके, है ना? सही है अंडरस्टैंडिंग ये? इधर देखो मिसबा, अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव, ये तो वो है, सॉरी सॉरी, ये अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंसर्न स्टेट। उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उस अपनी स्टेट में जो भी सीट है वहां पर आप एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए। और वो शाइनी ने जैसा कि बोला, वो एक टाइम पे एक ही हो पाओगे। बन सकते हो विधायक, लेकिन दो सेम टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर सकते। सही बोला शाइनी, अनुज वेरी गुड। मिसबा क्वेश्चन गलत था आपका काफी। हाँ, वो अलग बात है कि देखो चाइनीज को हम ऐसे इंटरप्रेट करने को ऐसे कर सकते हैं कि हाँ एक जगह पे अगर चला गया है, वो छोड़ दिया उसने, या भी अगर वो एमएलए है और नई जगह पर अप्लाई करने के लिए वोटर आईडी कार्ड बनवा रहा है, तो उस जगह से लड़ जाए, फिर कोई बात नहीं, एक छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर ये लेवरेज नहीं होती है। क्या क्या अभी इस एक सेकंड कभी हमने इस टॉपिक में ये चीज पढ़ी क्या कि पर्सन यहां पर विद इन द स्टेट भी, विद विद सॉरी विद इन द स्टेट भी दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है क्या, इन केस ऑफ एमएलए या एमएलसी? नहीं, लेकिन एमपी अगर होता तो। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, कल मैंने एक ये भी क्वेश्चन देखा, मुझे एक बात बताओ, जो एमपी है जैसे, वो दो सीटों से लड़ सकता है, ठीक है, राइट? वो दो सीटें सेम स्टेट की हो सकती हैं क्या? नहीं नहीं, सेम हो सकती है, मतलब मान लो अगर जैसे अर्पित मोदी जी कहां कहां से थे, जीते थे? हाँ नहीं, पर्टिकुलर सीट वाराणसी और वडोदरा है ना। क्या यूपी की ही दो सीटों से लड़ सकते थे क्या? बताओ अर्पित, शाइनी क्या लगता है? देखो देखो देखो, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी तो मयूर 543 ही है। वो तो कहीं से भी लड़ जाओ ना, क्योंकि यहां पर क्या होता है,
एमपी के केस में देखो, स्टेट की लहर ना एक ही तरफ बहती है, बात यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की नहीं होती है, समझ रहे हो? जैसे मतलब हमें यहां पर डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है, मतलब अर्पित यही तो है ना कि देखो, अगर मेरा झंडा टिकना होगा तो यूपी में एक ही सीट पे भी टिक जाएगा, नहीं टिकना होगा तो दो सीट भी लड़ लूंगा, तो ऐसा तो है नहीं कि यहां से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आ जाएगी, नहीं आ पाएगी, है ना? वरना अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी जी ये और चालाक हैं, इन्होंने क्या करा, एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी दो राज्य को चुन लेते वरना तो ये। लेकिन मेरा सवाल यह कि सेम राज्य से दो सीटों पे कंटेस्ट कर सकते हैं हम क्या? हाँ, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसके ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। दो से ज्यादा नहीं, इतना नहीं, ये थोड़ी ना तुम 543 की 543 सीट्स पे थोड़ी ना लड़ जाओगे। मैक्सिमम अभी कितना अलाउड है? दो। और जहां अगर आप एक पे जीत गए तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी? हाँ नहीं, तो दूसरी वाली सीट क्या हो जाएगी? फिर उस पर क्या होगा? कब होता है उस पर इलेक्शंस? हाँ, पर उन इलेक्शंस को क्या बोलते हैं फिर हम? बाई इलेक्शन। ठीक है, क्या उससे भी पर्सन एमपी बन जाएगा? हाँ। इसका इसका लॉजिक बताओ, अब जल्दी मुझे बताओ, इसका कंक्लूजन अब क्या निकाला तुमने? एमएलए वाला क्लियर है मिसबाब आपको? अनुज, शाइनी, वेरी गुड। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने पकड़ी कि अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द विधान सभा, वो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्टर होना चाहिए। मिसबा, ये वाला डाउट आपको क्यों आया है ऐसा एकदम से? कैसे कैसे कैसे? मुझे भी जाननी है शाइनी, मुझे भी जानना है ये वाली प्रक्रिया, जल्दी बताओ शाइनी, ये कैसे हो सकता है? एमपी, एमपी बन सकता है, एमपी बन सकता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं एमपी बन सकता है कल को, चाहे तो। लेकिन वो भी, उसमें भी एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आप एमएलए सोचोगे एक जगह पर है और दूसरी जगह पर हो जाए, तो ये वाली कंडीशन रोक लेगी शानी, राइट? ये वाली पॉइंट बी। कौन? हाँ, दो सीटें नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। किसने लड़ा था? एमएलए ने? कोई आप अपने एरिया का बता रहे हो? अच्छा, विद इन द स्टेट, अच्छा जैसे मतलब, अच्छा ठीक है, ये फिर वही प्रक्रिया होगी, इसको हम अभी देखेंगे, आरपीए पढ़ेंगे हम 1951 का, तब क्लियर हो जाएगा। एमपी जो है वो दो सीटों के लिए लड़ सकता है, तो एमएलए भी दो सीटों के लिए लड़ सकता है ना। लेकिन ये क्या है, कंडीशन क्या है, विद इन द स्टेट। पक्का पता है शाइनी? और एमएलसी? एमएलसी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। वेरी गुड। इलेक्शंस को क्या कहते हैं उसके हम लोग, राज्यसभा और एमएलसी वाले? प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सारी बातें क्लियर? मिसबा, आप तो कोई डाउट नहीं है पक्का? है डाउट तो फिर से बताऊं, जल्दी बताओ। क्लियर है ना? हाँ। तो आप लोग एक बात और याद रखना, थैंक्स शाइनी ये नॉलेज देने के लिए। एमपी जो है, ये तो हमने देख लिया था दोस्तों कि वो दो सीटों से कंटेस्ट कर सकते हैं देश में कहीं पर भी, ठीक है? एनी टू सीट्स, एनीवेयर। जो एमएलए हैं, जो एमएलए हैं, दे कैन ऑल्सो कंटेस्ट फ्रॉम टू सीट्स। कंडीशंस यहां पर ये है, विद इन द स्टेट। किसके बीच में? जैसे?
अच्छा, ये आप ये कह रहे हो कि अच्छा मतलब कि यूटी के लिए मतलब ये चीज़ हो सकती है यार। वो यार पता क्या होता है, अलाउड तो है लेकिन आप हर कोई देखो ना, जितने एमपीज थे लोकसभा के अभी जो चुनाव हुए थे, क्या आपने ऐसा देखा क्या कि 545 के 545 एमपीज ने हर दो दो सीट से कंटेस्ट कराओ सारों के सारों ने? अर्पित ऐसा कोई आंकड़ा है क्या हमारे पास कि हर कोई दो से कंटेस्ट कर ही रहा था सारे के सारे? ये भी हो जाता है अर्पित। वो क्या पता है क्या मयूर, क्या होता है देखो, मैं बताता हूँ, जमाना जब होने वाली बात हो जाती है मयूर, और एक रेपुटेशन को भी हानि पहुंचती है। अब अगर अर्पित ये वाला रूल नहीं होता तो राहुल गांधी नहीं होते एमपी अभी, है ना? घर पे बैठे होते 5 साल के लिए। मनमोहन सिंह भी पीएम ना होते। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।